नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के चंदन सर। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आपने पढ़ा सर्वप्रथम अरब आक्रमण के बाद आपने पढ़ा तुर्क आक्रमण। दोस्तों, मैं बस यहीं पर पढ़ाता हूँ। इसके आगे हम मध्यकालीन छोड़ कर के आधुनिक भारत इतिहास की ओर में बढ़ता हूँ। क्योंकि तीनों पार्ट को उठाऊंगा। इसके बाद मैं प्राचीन इतिहास भी उठाऊंगा और तीनों पार्ट से कुछ चैप्टर पढ़ाते हुए आगे की ओर हम निकलेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी होने में ज़रा भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से तैयारी कर लें। दोस्तों, इसके लिए मैंने मध्यकालीन इतिहास में अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण पढ़ाया है। उसके बारे में आप पूर्ण रूप से आप पढ़ लें। क्योंकि मैं उससे टेस्ट लेने वाला हूँ। जल्द ही टेस्ट का एक वीडियो बनाऊंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करते हैं आप अपनी योग्यता का आकलन उससे कर लेंगे। लेकिन आज मैं आधुनिक भारत की ओर बढ़ता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के लिए दोस्तों मुझे कई भागों में पढ़ना पड़ता है कि आधुनिक भारत का इतिहास केवल कह देने से आधुनिक भारत नहीं हो जाती है, क्योंकि उसके अध्ययन करना होता है। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम हम लोग कब प्रवेश करते हैं? जब भारत में विदेशी कंपनियां प्रवेश करने लगती है तब। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहली बार पढ़ना होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय कंपनी का आगमन हमारे भारत में आधुनिक भारत ले आता है। यूरोपीय कंपनी का आगमन हमारे भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों से हुई थी। क्यों? इसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। पहली कंपनी पुर्तगाली आई, फिर डच, अंग्रेज़, डेनिश और इसके बाद फ्रांसीसी आए थे। पुर्तगाली पढ़ेंगे, डच पढ़ेंगे, अंग्रेजों का पढ़ेंगे, डेनिश और फ्रांसीसियों के इतिहास पढ़ेंगे। ये इसका भारत में आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इससे मुझे भारत में क्या फायदे नज़र आए। दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद आपको भारत के आधुनिक भारत के पढ़ने के लिए दूसरे काल में प्रवेश करिएगा तो दूसरा काल हो जाएगा आपको उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल में आप प्रवेश करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल काल में प्रवेश करेंगे तो मुगल वंश का पतन जो प्रारंभ हो जाती है। आपको याद होगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद मुगल सरकार आस्ते आस्ते धराशायी की ओर होती है और पतन होते चले जाती है। पतन इस प्रकार होती है कि कहने का हद नहीं। क्योंकि सब अलग अलग राज्य भी टूटकर बिखरने लगते हैं और अलग अलग राज्य के साथ साथ आपका युद्ध होती है, प्लासी की लड़ाई होती है, 1857 क्रांति होती है, मुगल काल समाप्त हो जाता है। कितना हमें पढ़ना होगा उत्तरवर्ती मुगल काल। तीसरे स्टेप में जब आएंगे तब हमने आपको बताया था अभी तुरंत, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कुछ राज्य अपने आप से स्वतंत्र हो गए थे, अर्थात नवीन राज्य हम लोग कह सकते हैं। टॉपिक में नवीन राज्यों का उल्लेख करेंगे, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे सिख से। सिख के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में जिसमें सिराजुद्दौला का उदय हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी, बक्सर के युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोग बंगाल में ही पढ़ेंगे। बंगाल के उपरांत आप लोग मैसूर में आ जाइए तो मैसूर का युद्ध हुआ था दोस्त, मैसूर को पढ़ेंगे। मैसूर युद्ध पढ़ने के बाद हम लोग मराठा सरकार भी पढ़ लेंगे। मराठा पढ़ने से बाद हम लोग अवध को भी पढ़ लेंगे। अवध का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अवध का सम्राट भाग लिया था बक्सर के युद्ध में। ये सारे
अध्ययन करेंगे हम लोग तो ये 3 पार्ट हमारा मजबूत होगा। इसके बाद हमारे भारत में ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में क्या क्या भारत में हुआ उसकी व्याख्या करेंगे। अर्थात 3 टॉपिक हमारी हो जाती है। पहला यूरोपीय कंपनी का आगमन, दूसरा उत्तरवर्ती मुगल काल और तीसरा नवीन राज्यों का उल्लेख करेंगे। उसी प्रकार हम लोग 4th स्टेज में जब आएंगे दोस्तों, 4th में आएंगे तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था देखेंगे हम लोग। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में जब प्रवेश करेंगे तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम हमको पढ़ना होगा भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे। हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने से वित्तीय संकट क्या हुआ, आर्थिक संकट क्या हुआ, सामाजिक संकट क्या हुआ, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में। किसानों के साथ कितनी ज्यादती हुई वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भू राजस्व व्यवस्था में ही इसी समय अस्थाई बंदोबस्ती के बाद हम लोग पढ़ेंगे रैयतवाड़ी। आप लोग जानते होंगे दोस्तों रैयतवाड़ी, फिर महलवाड़ी, कहीं कहीं दोस्त महालवाड़ी भी आता है, महालवाड़ी भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन अति आवश्यक पूछ ही देता है लगभग सारे एग्जामों में, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में। अब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पढ़ लेने के बाद हम लोग फिर प्रवेश करेंगे 1857 की क्रांति में दोस्तों। 1857 की क्रांति यानी कि 5वां क्रांति हमारी आएगी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के अध्ययन करेंगे। अर्थात वो क्रांति को हम लोग भारत का पहला क्रांति भी बोलते हैं, सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। और इस विद्रोह के साथ ही अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारत पर अधिकार शामिल हो जाता है। अंग्रेजों कंपनी का छोड़ ब्रिटिश डायरेक्ट हमारे भारत पर राज्य भोग करने लगते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 1857 क्रांति। इसका क्रांति का स्वरूप जानेंगे, कारण जानेंगे, कारण के साथ साथ तत्कालीन कारण जानेंगे और उसका परिणाम भी हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति में। आधुनिक भारत यहीं पर समाप्त नहीं होती दोस्तों। 1857 क्रांति के बाद पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा संवैधानिक विकास। आप सोचते होंगे कि आधुनिक भारत में कितना पढ़ना है, तो देखिए 6ठा टॉपिक में हम लोग रहेंगे। 6 टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग संवैधानिक विकास। जब संवैधानिक विकास में हम लोग प्रवेश करते हैं, संवैधानिक विकास में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो वहाँ हम लोग अध्ययन करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में, हम लोग पिट्स एक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में किस तरह से अंग्रेजों ने कानून बनाया उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों यह तो पॉलिटिकल का भी है क्लासेस, ये पॉलिटिकल में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतिहास में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि एक न एक क्वेश्चन श्योर इससे आता ही है। तो हम लोग संवैधानिक विकास को अध्ययन करेंगे। जब 6 पार्ट को हम लोग मजबूत कर लेंगे, 6 पार्ट जब मजबूत हो जाएगी दोस्तों, तो उसके बाद 7वां टॉपिक में हम लोग प्रवेश करेंगे। और 7वां टॉपिक में प्रवेश करेंगे तो धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे हम लोग। ये आपका हुआ धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन, ये धार्मिक सुधार आंदोलन केवल हिंदुओं का ही नहीं हुआ था। आप सोचेंगे केवल हिंदू का नहीं, मुस्लिम का भी हुआ था। मुस्लिम का धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, ईसाइयों का हुआ था। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे धार्मिक सुधार आंदोलनों में। इतना करने के बाद हम लोग फिर प्रवेश करेंगे भारत में आज़ादी की मांग करते हुए। भारत में किसान लोग भी त्राही हो गए थे, मजदूर लोग भी त्राही हो गए थे, उन लोगों ने भी आंदोलन किया। उसके बाद हम लोग 8वें टॉपिक में अध्ययन करेंगे मजदूर आंदोलन। मजदूरों का आंदोलन और किसानों का भी आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इतना करने के बाद तब हम लोग प्रवेश करेंगे स्वतंत्रता की संघर्ष। भारत में स्वतंत्रता की संघर्ष कैसे हुई, तब उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लोग स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष किया है। तो सबसे अंतिम टॉपिक होती है दोस्तों स्वतंत्रता का
स्वतंत्रता का संघर्ष। जब स्वतंत्रता का संघर्ष में प्रवेश करेंगे तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट में करके पढ़ते हैं, और 3 पार्ट करने के बाद ही हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता का संघर्ष किस तरह से हुआ था। सर्वप्रथम आप जानते होंगे स्वतंत्रता का संघर्ष तो लोग किसान मजदूर सब अलग अलग करते ही थे। 1857 की क्रांति का उसका परिणाम ही था, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। लेकिन जब स्वतंत्रता के आंदोलन में आएंगे तो सर्वप्रथम याद होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। वहीं से स्वतंत्रता का आंदोलन का रूपरेखा हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष से स्टार्ट हुई थी। यानी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 तक के ईस्वी के बीच के आंदोलन को हम लोग प्रथम भाग में पढ़ेंगे, और दूसरे आंदोलन में जब आएंगे तो 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक के बीच के काल को हम लोग द्वितीय चरण मानेंगे। ये प्रथम चरण हो गई और वो द्वितीय चरण हो गई। जब तृतीय चरण की बात करेंगे दोस्तों तो आप लोग जानते ही होंगे तृतीय चरण में भारत की आज़ादी तय है, और तृतीय चरण आपका 1919 से स्टार्ट होता है। याद कीजिए रॉलेट एक्ट होती है, जालियांवाला हत्याकांड बाग में घटना घटना है, और वहीं से रूपरेखा बदल जाती है। 1919 में जब हम लोग प्रवेश करेंगे दोस्तों तो फिर आगे बढ़ेंगे और अंतिम करेंगे भारत देश की आज़ादी की रूपरेखा तय करेंगे। ये मेरा तृतीय चरण हुआ। तो इतनी अध्ययन हम लोग करने के उपरांत हम लोग पूरी तरह से जानेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास हुआ। इसके बाद एक और अन्य छोटा टॉपिक हम ले लेंगे, भारत के स्वतंत्रता का बाद की स्थिति, वो अंतिम चरण। ऐसे तो अंतिम चरण यही हो गई दोस्तों, लेकिन फिर भी लोगों को माइंड में रहता है, लोग पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, सर भारत देश आज़ाद हुआ तो क्या कोई इतिहास नहीं था क्या? इतिहास तो आज भी बन रहा है दोस्तों। आज अभी एक पल हम बोल दिए वो भी एक इतिहास बन गया। क्यों? क्योंकि जानते हैं प्रत्येक पल गुजरने वाला पल को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। तो एक बार हम लोग ज़रूर देखेंगे भारत की आज़ादी के बाद भारत के स्वतंत्रता के बाद स्थिति। इसकी अध्ययन करने के बाद मैं पूरी तरह से आधुनिक भारत इतिहास का कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों आज ये आधुनिक भारत इतिहास का एक परिचय था। आपने परिचय प्राप्त किया कि मुझे आधुनिक भारत में, आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना होगा। आज आपने जाना दोस्तों, और अगले वीडियो से मैं आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन करना प्रारंभ कराता हूँ। दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, कहीं भी नहीं रुकेंगे कि कहीं एक क्वेश्चन मिस न हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के बाद प्रत्येक पॉइंट्स पर हम एक फोकस, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे दोस्तों। उस टेस्ट को आप लोग कंप्लीट करते जाइए। मैं वादा करता हूँ एक दिन आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, और वो एक दिन जल्द ही आएगा और इसमें आप परिपूर्ण हो जाएंगे। लोग कहेगा कि हाँ आप इतिहास का जानकार हैं दोस्तों। और हाँ आपके पास पहले बार वीडियो मिल जाए, पहली समय ही मिल जाए, सर्वप्रथम ही मिल जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें GK चंदन सर, साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं दोस्तों। धन्यवाद।